आजचं सेशनला आपण चालू करायच्या वेळेस सांगतो की इंडिकेटर्स जे आहेत ना, तर मी इंडिकेटर कुठलंच वापरत नाही. त्यामुळे गंमत अशी आहे की कुठलं आता कॉम्बिनेशन करणं, हे करणं, एक्सपेरिमेंट करणं आणि ते मग वापरणं ते कसं हे करायचं. आणि म्हणजे मी नेहमी सांगत आलोय किंवा आधीही सांगितलेलं आहे, इंडिकेटर्स म्हणजे काय आहे, हे एक सॉफ्टवेअर बनलेलं असतं आणि त्या सॉफ्टवेअर मधून तुम्हाला जेव्हा डाटा मिळतो इंडिकेटरला आणि त्यानंतर इंडिकेटर हे तुम्हाला इंडिकेट करत असतं की हा आता ही ऍक्शन घडेल आणि तोपर्यंत ऍक्च्युली ऍक्शन ही झालेली असती. आता नवीन असतील तर त्यांनी मात्र नक्कीच इंडिकेटर्स वापरले पाहिजे, कारण काही गोष्टी अशा आहेत की त्या इनिशियल फेज मध्ये समजत नाही. ओव्हरबाउट एरिया, ओव्हरसोल्ड एरिया किंवा ट्रेंड, त्याची स्ट्रेंथ, ह्या सगळ्या गोष्टी कळत नाहीत. बट काही पिरियड नंतर तुम्हाला इंडिकेटर्स काय आहे किंवा त्या इंडिकेटर यायच्या आधी तुम्हाला ती मुवमेंट आता स्ट्रॉंग आहे, वीक आहे, ह्या गोष्टी कळायलाच पाहिजे. आणि जर मग कळत नसेल तर मग अजूनही तुमचा फोकस हा चार्ट वर, अनालिसिस वर बसत नाही. किंवा तुम्ही चार्टिंग म्हणजे इंट्राडे करत असाल, लाईव्ह मार्केटला असेल किंवा तुम्ही आफ्टर अवर मार्केट क्लोज झाल्यानंतर करत असाल, मग ते मात्र तुम्ही अजून पण कुठेतरी चुकताय किंवा अजून पण तुम्ही इमोशनल ट्रेड मध्येच कुठेतरी परशुराम नाही कळलं फसलेले आहात. तुमची कनेक्टिव्हिटी गेली होती तुमची एक काही पासून पुढचं नाही कळलं मला. तर काही म्हणजे काही कालावधीनंतर 2 महिने, 4 महिने, 6 महिने किंवा 1 वर्ष असेल, वर्षभरानंतर तर तुमचं असं व्हायला पाहिजे की इंडिकेटर्सची तुम्हाला गरज नाही पडली पाहिजे. हा, आता इंडिकेटर्स जे नवीन आहेत त्यांच्यासाठी मात्र ठीक आहे इंडिकेटर्स वापरणं. बट आता इंडिकेटर्स वापरतानाही पण बऱ्याच गोष्टी आहेत. एकदम जस्ट 1-2 मिनिटातच सांगतो मी. इंडिकेटर्स हे नेहमी इंट्राडे किंवा शॉर्ट टर्म, लॉंग टर्म, परत पुन्हा टाइम फ्रेमचा तिथं प्रश्न येतो. लॉंग टर्म साठी तुम्ही इंडिकेटर्स वापरा, नो प्रॉब्लेम. बट इंट्राडे साठी वगैरे वापरताना बऱ्याचदा जे इंडिकेटर असतात ना, ते सिग्नल देईपर्यंत इकडं खूप खूप काही घडलेलं असतं आणि मग उशिरा आपल्याला कळतं. म्हणजे ते वराती मागून घोडं असं होतं की बऱ्याचदा मग ते इंडिकेशन आल्यावर मग आपण ऍक्शन घेणार आणि तोपर्यंत अरे मुवमेंट वेगळी पडताना म्हणतो अरे या इंडिकेटरमुळे आपलं काहीतरी चुकतंय किंवा आपला अनालिसिस काहीतरी चुकतोय. ओव्हर द पिरियड तुम्हाला हळूहळू इंडिकेटर्स मधून मुक्ती ही मिळायलाच पाहिजे. म्हणजे तुम्ही ते सोडलंच पाहिजे. विदाउट इंडिकेटर्स जेव्हापर्यंत तुम्हाला येत नाही तोपर्यंत तुम्ही त्या मार्केटमध्ये व्यवस्थित चार्ट अनालिसिस तुम्हाला जमतच नाही असं समजायचं. म्हणजे तुम्ही अजून पण कुठेतरी इमोशनली किंवा इनिशियल फेज मध्येच आहात. कारण खूप सोपं आहे नाही, एकदा मला जमत नाही. मी म्हणजे ऑनेस्टली सांगतो, मला नाही जमत आहे अजूनही. मग अजूनही तुम्ही चार्ट पॅटर्न नीट बघतच नाही. अजूनही बेसिक तुम्ही केलेलंच नाहीये असं मी म्हणेन. तुम्ही जे बेसिक आहे ना, तुम्ही कुठल्याही मोठ्या कुणाचंही लेक्चर ऐका, ट्रेनिंग बघा, कुठेही गेलात तरी सुद्धा सगळे जे काही अनालिसिस येऊन थांबतं ते म्हणजे बेसिक कॅन्डल फॉर्मेशन. डोजे असतील, हॅमर असतील, एंगल असेल, स्पिनिंग टॉप असतील, याच्याशिवाय मार्केटमध्ये दुसरं काहीच नसतं. हा, फक्त याला सपोर्ट घेऊन अजून काही गोष्टी तुम्हाला करायच्या असतात, त्या फक्त तुम्हाला करता आल्या पाहिजे. आणि त्याच्यासाठी एक एक सर्टन टाइम गेला ना की तुम्हाला मार्केट आता इथं सपोर्ट घेईल, इथे रेजिस्टन्स घेईल, इथून मुवमेंट येईल. सिंपल गोष्टी ते ह्या कळलं मला. समजल्याच पाहिजे. ऐका ना, एक सिंपल, आता मी म्हणजे कालचं उदाहरण घेतो. माझा मेंदू, माझं मन, माझे हात, माझं IQ सगळं सांगत होतं की 840च्या वरती गेलं ना निफ्टी, की हम्म. निफ्टी बुलिश आहे. हा. ठीक आहे. पण काय झालं होतं माहिती का, सकाळी तुम्ही जो 67 ला कॉल दिला होता निफ्टीचा हम्म. बायचा, हम्म. त्याचा स्टॉप लॉस ट्रिगर झाला. त्यामुळे मी हिंमत नाही केली परत त्याची 120 ला आणि 130 ला विकत घ्यायची. नाही, पण नंतर मी जेव्हा रेंज दिली होती 10,825 किंवा खाली 10,750, जोपर्यंत ब्रेक होत नाही तोपर्यंत ट्रेड करायचं नाही किंवा ती ब्रेकआउट लाईन आहे. तुम्ही बघा 825 बरोबर. तोडल्यानंतर तो 110चा जो मी कॉल दिला होता तो पार 195 पर्यंत गेला. अगदीच बरोबर. मी असं म्हणतो तुम्हाला की हे जे 825 तुम्ही रेंज दिली होती ना, माझी रेंज 840 होती सेफर साईडला, ठीक माझ्या आहे ना, कॅल्क्युलेशन नुसार. ठीक आहे. मग हा, याच्यात तर इंडिकेटर्स येतात कुठे? नाही, इंडिकेटर्स येत नाहीत. मी तुम्हाला तेच सांगतोय, म्हणजे की त्यांनी ब्रेकआउट दिला पण माझी हिंमत नाही झाली तो घ्यायची परत, मग हा कारण तुम्ही ऑलरेडी माझं इमोशनली जवळजवळ तुम्ही लॉस मध्ये होतात, त्यामुळे तुमचं इमोशनली तुम्ही तिथं स्टक झालात.
नाही त्याचा दिवस पॉझिटिव्ह मध्ये काढला मी, नाही त्याबद्दल नाही वाद नाहीये, पण इनिशियल मोमेंटम मिस फेजला केलाय मी. सकाळी जेव्हा तुम्ही मला टाकलात की आता लॉस झालेला आहे, म्हणजे हम्म. तो एक कुठेतरी मनात भीती असती ना, अरे अजून हो हो जर हो हो. गेला नाही तर काय, किंवा असं आणि तसं. इफ्स अँड बट्स बरोबर आहे बरोबर. माग, येस. त्याच्यातून बाहेर यायला थोडस वेळ लागतो. होऊ द्या, असो. बघू. आर एस इंडिकेटर्स वरती मी सेशन ऍक्च्युली आज घेणार होतो मी, बऱ्याच नवीन लोकांना वगैरे हे, बट कुठले इंडिकेटर घ्यायचं हा माझा अजून थोडस जरा हे नाही झालं, म्हणून तर बघूया नेक्स्ट संडे सॅटर्डेला आपण इंडिकेटर्स वर काही 2-4 इंडिकेटर्स कॉम्बिनेशन नाही म्हणणार, पण 2-4 इंडिकेटर्स मी सांगन, म्हणजे आर एस आय असतील किंवा स्टॉकॅस्टिक असेल किंवा एडीएक्स असेल. तर हे रूढी परंपरागत जे वापरतात त्याच्यापेक्षा वेगळ्या पद्धतीने कशा वापरता येतं पण तो आपल्याला, एक्झिक्यूट करायला, नाही नाही, बघूया आपण. कॉन्फिडन्स येतोय, पण तो एक्झिक्यूट करायला अवघड जाते, येस. लफडा असते. करेक्ट आहे, करेक्ट आहे. परशुराम, हम्म. तू तू म्हणलं ना ते एकदा एक्झॅक्ट करेक्ट आहे की इंडिकेटर्स हॅलो, आवाज म्यूट झाला मला वाटतं. सचिन, आवाज येत नाहीये. बाकीच्यांना येतोय का माझा आवाज? एक दोघांनी जर रिप्लाय दिला तर बरं राहील. माझ्या इथे प्रॉब्लेम आहे काय? नाही, पण 5 मिनिट्स मध्ये वीक केवढ्या मोठ्या असतात. हा ते आहे. मग तुम्ही त्यामुळे 15 मिनिटाची कॅन्डल कधीही प्रेफरेबल. परशुराम, एक्सपर्ट कमेंट प्लीज. हॅलो. माझ्या इथं ना कनेक्शनचा काहीतरी प्रॉब्लेम झाला होता. मला जे सचिन काहीतरी म्हणत होता ते कळलंच नाही. प्लीज तेवढं जरा ऍड कराल का? हॅलो. हॅलो. हा सर, नमस्कार. नमस्कार. हा परशुराम, मी असं म्हणत होतो हम्म हम्म की इंट्राडेला म्हणजे कॅन्डलचा खरंच उपयोग होत नाही. म्हणजे तू आता जे स्टेटमेंट केलं ना, हम्म म्हणजे इंडिकेटर्सचं, हम्म. आपण बघेपर्यंत इंडिकेटर बघतोय, आता वाटतंय, पण ते इंडिकेटरचा रिझल्ट लेट दिसतो आणि समोरची ऍक्शन रिव्हर्स व्हायला येस चालू झालेली असते येस तोपर्यंत. येस. हे आहे. मी तर म्हणजे आणि दुसरं एक लाईव्ह होतं ट्रेडिंग मध्ये मी की दाखवून देईन तुम्हा लोकांना की इंडिकेटरचं सिग्नल नंतर येतो आणि तोपर्यंत चार्ट वरती मुवमेंट आपल्याला दिसून जाते. येस येस प्लीज कधीतरी एक दिवशी लाईव्ह ट्रेडिंगला तुम्ही वेबिनार घेतला तर खूप बरं होईल सर. चालेल, घेऊया आपण. नाही, ती रिक्वेस्ट साहूकारची परशुराम कंपनी. नाही ऍक्सेप्ट करत. नाही मी तुम्ही नाही, येस बोलायला आधी सुरू घेऊ केलं मी. घेऊ घेऊ. अहो काय तुम्ही करत, म्हणजे तुम्ही आज बरं. 25 दुसरं ठेवले, ओके. आम्हाला परशुराम, 25 ठेवले हा हा. त्या अजून एक होता, मध्ये. हम्म. अजून एक विषय होता. आता कोणीतरी विचारलं होतं की म्हणजे माझा इंट्राडे प्रश्न होता ट्रेडिंगला तो. किंवा ह्याला 5 मिनिटाची कॅन्डल रेफर करायची टाइम फ्रेम का 15 मिनिटाची? बघा, पण इंट्राडेला तुझ्या सांगण्यानुसार 5 मिनिटाची रेफर करावी हे तू सांगितलं होतं. पण आता बऱ्याच जणांचं म्हणणं आहे की 15 मिनिटाची वापरायची, तर ते जरा डाऊटफुल, जरा नाही क्लिअर केलं तुम्ही तर बरं होईल. 15 मिनिटाचं वापरू शकता, 5 मिनिटाचं वापरू शकता किंवा अर्धा तासाचं वापरू शकता, पण प्रॉब्लेम काय होतो, तुमचे पेशन्स इंट्राडे मध्ये तुम्हाला सर्वोत्तम, अगं म्हणजे मी ह्याला एक मॉडरेट हे म्हणण्यापेक्षा, डिप्लोमॅटिक आन्सर झालं नाही परशुराम. ऐका ना, माझं हे कंप्लीट नाही झालं डिप्लोमॅटिक आन्सर सेंटेन्स. झालं. माझं सेंटेन्स कंप्लीट नाही झालं. तुम्हाला हा, एकदम बोला बोला चांगले बोला. जर सिग्नल हवे असतील ना, तुम्ही 30 मिनिट किंवा 15 मिनिट वापरू शकता. बट त्याच्यात होतं काय की 15 मिनिट जर तुम्ही चार्ट टाइम फ्रेम वापरत असाल, तर 15 मिनिटला जर तुम्हाला एखादं कॅन्डल मिळाला तर नेक्स्ट 15 मिनिट तुम्हाला कन्फर्मेशन साठी थांबावं लागतं, आणि तेवढे पेशन्स तुमच्याकडे पाहिजे. 5 मिनिटला होतं काय की तुम्हाला मिळून जातं, म्हणून मी 5 मिनिट नॉर्मली सगळे वापरतात, म्हणून मी नेहमी सांगतो की कन्फर्मेशन साठी 10 ते 15 मिनिटं थांबा. कुठलाही ब्रेकआउट जेव्हा मिळतो त्यावेळेस मी सांगतो की 10 ते 15 मिनिटं थांबा. म्हणजे काय की 10 ते 15 मिनिटं, 15 मिनिटाचाच कॅन्डल असतो आणि 5 मिनिटाच्या 3 कॅन्डल तुम्हाला मिळून जातात. तर जेवढा मोठा टाइम फ्रेम वापराल तेवढे तुम्हाला स्ट्रॉंग सिग्नल मिळतात, एकदम एका वाक्यात सांगायचं तर. त्यामुळे आता तुम्ही ठरवायचं
की कुठल्या ह्याला तुम्ही सूट होता, तुमचा पेशन्स क्रिएट व्हायला. आज मी 1 तासाच्या कॅन्डलवर पण थांबू शकतो. बऱ्याचदा एक तासाच्या कॅन्डलवरती मी ट्रेड करतो. बट ते जे नवीन किंवा काहींना असं असतं की अरे ऍक्शन दिसतीये, बट आपले सिग्नल येत नाही, मग थांबायचं का नाही थांबायचं हे कन्फ्युजन होतो. याच्यात एकच सिंपल आहे, 5 मिनिटाचं तुम्ही वापरून बघा. समजा एक वीक 5 मिनिटाचा कॅन्डल टाइम फ्रेम वापरा, तो तुम्हाला सूट होत असेल कंटिन्यू करा. 15 मिनिटाचं वापरून बघा, 5 मिनिटापेक्षा बेटर वाटत असेल तर तो कंटिन्यू करा. सिंपल आहे. याच्यात प्रत्येकाचं तिथं जो माइंडसेट असतो ट्रेडिंगच्या वेळेस ना, तो वेगळा असतो. राईट. येस, तर आपल्या मेन टॉपिक कडे जाऊया आपण, की आज मी म्हणलं होतं की शॉर्ट टर्म आणि लॉंग टर्म स्टॉक्स कसे फाइंड आउट करायचे. खूप लोकांना बऱ्याचदा होतं की शॉर्ट टर्म स्टॉक्स कसे काढायचे किंवा लॉंग टर्म साठी कसं अनालिसिस करायचं. तर याच्यामध्ये थोडंसं प्रॉब्लेम्स येतात. थोडं म्हणण्यापेक्षा खूपच, की आता एखादा जर स्टॉक घेतला आपण लॉंग टर्म साठी असेल किंवा शॉर्ट टर्म साठी, तर तिथे काही वेळेस जर मुवमेंट झाली त्या स्टॉक्स मध्ये, निगेटिव्ह मुवमेंट असेल, तर मग आपलं तिथे पेशन्स होत नाहीत किंवा आपण इम्बॅलन्स होतो की अरे हा आता थांबायचं का नाही थांबायचं. मग याच्यासाठी काही म्हणजे फंडामेंटल अनालिसिस तर आहेतच, की कंपनी कशी आहे काय आहे, हे सगळं 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 तुम्हाला स्टडी करून तुम्ही काढू शकता. त्यासाठी वेगवेगळे वेबसाईट आहेत, बॅलन्स शीट्स आहेत, NSE BSE वेबसाईट वरती तुम्हाला सगळं मिळतं. बट टेक्निकली आपल्याला, आणि श्री थोड़ा सा माइक्रोफोन बंद करेगा क्या. सर, परशुराम पुढे जाण्याच्या आधी एक प्रश्न आहे. शॉर्ट टर्म आणि लॉंग टर्मची डेफिनेशन थोडी क्लिअर केली तर बरं होईल. ओके. शॉर्ट टर्म सर, हाँ एक रिक्वेस्ट और थी, हिंदी या इंग्लिश में कर सकते हैं? मेरे को एक्चुअली नहीं समझ पाया थोड़ा, अच्छा सॉरी। ठीक है चलेगा, कोई प्रॉब्लम. शॉर्ट टर्म मतलब 1 महीना 15 दिन 1 साल के अंदर का आप कंसिडर कर लो. लॉन्ग टर्म मीन्स 1 साल के ऊपर. ये ऐसा मोटा मोटी डेफिनेशन है. और उसमें शॉर्ट टर्म 1 महीना 2 महीना 3 महीने का भी आप रख सकते हो. तो ये जो स्टॉक्स ढूंढने में दिक्कत आती है, या फिर कोई स्टॉक्स अच्छा लग रहा है, लाइक अभी रिलायंस सबको अच्छा लग रहा है, अरे रिलायंस है, बट हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि रिलायंस में एंट्री कहाँ करें. बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एंट्री हम जब भी करते हैं तो वो स्टॉक नीचे आ जाता है, और नीचे आए कि डर लगता है और हम उस वहां से एग्जिट हो जाते हैं. और जैसे हम एग्जिट करते हैं वैसे वो स्टॉक्स वापस बढ़ने लगता है. तो ये जो मार्केट हमसे कुछ थोड़ा सा सीसॉ खेलता है, तो उसके लिए कुछ मैं चार्ट्स पे आप लोगों को दिखाऊंगा कि हाउ टू फाइंड आउट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्टॉक्स बाय चार्ट्स. investing.com ही ओपन किया है मैंने. तो एक उसमें अभी आप लोगों को सिंपल बता देता हूं कि शॉर्ट टर्म के लिए आप हमेशा डेली और वीकली 2 टाइम फ्रेम यूज करना. उसमें अगर आप 1 महीना 2 महीने का अगर देख रहे हो तो आवरली और डेली का चार्ट यूज करो. थोड़ा दो कॉम्बिनेशन के लिए बता रहा हूं मैं. और 4-5 महीना या 1 साल के अंदर का अगर कुछ स्टॉक्स देख रहे हैं आप, तो डेली एंड वीकली चार्ट यूज करो टाइम फ्रेम. और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लोग देख रहे हैं, लाइक 1 साल 2 साल 3 साल या 5 साल के लिए, तो वीकली एंड मंथली ये टाइम फ्रेम यूज करना है. तो अभी ये यूज करते वक्त क्या और कैसे देखना है, तो यहाँ से एक मैं जस्ट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पे निकाला है. तो एक सिंपल चीज बता देता हूँ आप लोगों को कि कोई भी स्टॉक जो है उसका जो मूवमेंट होता है कैसे, और हमें कैसे पकड़ना है. तो कोई भी जो स्टॉक है वो कभी भी एक सीधे लाइन में कभी नहीं जाता. तो उसका मूवमेंट जो हमेशा है वो ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ तो और नीचे आता है, ऊपर जाता है. ये ऐसी उसकी चाल हमेशा रहती है. तो ऐसे सिचुएशन में हमें लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में एंट्री कैसे करना है.
हमेशा कहीं पे भी एंट्री करने से पहले यू शुड फाइंड आउट फर्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढे कैसे? तो अभी यहां पे तो ये जो चाल है, कोई भी स्टॉक या शेयर की, तो यहां पे ये ऊपर गया है, इसका मतलब ये नीचे से ऊपर गया है, तो यहां पे बाइंग बढ़ गई है। और यहां से नीचे आया, इसका मतलब यहां पे सेलिंग प्रेशर क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। और नीचे से जब वो वापस ऊपर जाता है, तो यहां से वापस बाइंग प्रेशर बढ़ जाता है। तो जब भी हम ट्रेड लेना है, तो या कोई स्टॉक आपको सिलेक्ट करना है, तो पहले ये निकालना है कि बाइंग का प्रेशर और सेलिंग का प्रेशर कहां कहां बनता है। तो जहां जहां पे आपको फॉल दिखेगा और जहां पे फॉल एंड हो जाता है और वापस रिवर्सल वो स्टॉक्स ऊपर जाने लगता है, वहां पे बाइंग शुरू हो जाती है, वो बन जाता है आपका सपोर्ट। तो आपका आपके लिए ये एक सपोर्ट है, फिर आपके लिए ये एक सपोर्ट है, फिर आपके लिए ये भी सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, और ये आपके लिए हो गए सपोर्ट्स। जैसे प्राइस ऊपर चला जाता है, तो वहां पे आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगा। तो यहां पे आपको रेजिस्टेंस है, यहां पे रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस हो गया। देखो, मार्केट में कोई भी स्टॉक्स लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए फाइंड आउट करना बहुत सिंपल है, बट ये हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो बहुत सिंपल है। तो यहां पे आपको चूज करते वक्त क्या करना है? मान लो आपने यहां से प्राइस जब नीचे आता है, तो यहां पे जो सपोर्ट लेके ऊपर जाने लगता है, तो यहां पे आपको क्या करना है? बाइंग करना है। और इसके साथ आप अगर मूविंग एवरेज यूज करते हैं 50 डेज 200 डेज का, तो अच्छा खासा, या 20 डेज का भी अच्छा खासा आपको सपोर्ट मिल जाते हैं। तो ये स्टॉक सपोज दैट इस सपोर्ट पे मैंने बाय किया है, तो मैंने अभी रखा है, यहां से नीचे आ रहा है, तो यहां से जब नीचे आता है ना, तब हम पैनिक हो जाते हैं और वहां पे हम क्या करते हैं? सेल करते हैं। तो आपको कब तक रखना है? ये सपोर्ट है ना आप लोगों का, ये जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक आपको ये स्टॉक रखना है। सिंपल चीज। अगर आपको रखना ही है, आपका टारगेट, सपोज दैट कुछ तो टारगेट निकाला आपने और वो टारगेट तक अगर मिल गया, मान लो 1 महीना 2 महीने का टारगेट निकाला है आपने, 5% 10% मिल गया, एग्जिट फ्रॉम दैट कॉल, दैट शेयर। हाँ, अगर नहीं, आपको लगता है कि और ये नीचे थोड़ा आके ऊपर जा सकता है, तो रखो। कब तक? जब तक नीचे का लो वो ब्रेक नहीं करता, तब तक आपको रखना है। परशुराम, ये जो आपने अभी इंफॉर्मेशन शेयर की, ये बहुत ज्यादा रिसेंबल करती है पिवट पॉइंट्स के साथ। तो हाँ, हो ये सकता है। पिवट पॉइंट से भी मैं निकल सकता है प्योरली ना? आपको चार्ट्स के ऊपर बता रहा हूँ। सिंपल मैंने एक लाइव एग्जांपल, हाँ, एक देने वाला हूँ रिक्वेस्ट, ना। एक लाइव एग्जांपल के यस लिए। यस, वो देने वाला कोल लेने वाला इंडिया हूँ। का स्टॉक लेंगे क्या? कोल इंडिया का स्टॉक लेंगे क्या प्लीज? नहीं नहीं, मैं ये कंसेप्ट तो सस्ता है। समझाता हूँ, फिर मैं एग्जांपल्स में आऊंगा। हाँ हाँ मेरा लिंक हाँ, टूट जाएगा। सस्ता है और इन्वेस्टमेंट करने का इरादा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, और नहीं, कुछ मेरा नहीं। मेरा लिंक टूट जाएगा इसलिए। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको होल्ड करना है जब तक नीचे का लो ब्रेक नहीं होता। जब तक ये लोअर लो ब्रेक नहीं होता, तब तक आप स्टॉक रख दो, जितना भी नीचे आया कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये जैसे इंक्रीज होते जाता है, तो वैसे वैसे जहां जहां पे फॉल है, जहां जहां पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, वो रहेगा आपका स्टॉप लॉस। सपोज दैट ये लेवल पे आपने बाय किया है, ये 100 पे है और स्टॉक ऊपर जा रहा है, यहां पे आया, वो आपका स्टॉप लॉस हो गया। फिर यहां पे अगर स्टॉक गया है ऊपर, तो ये आपका स्टॉप लॉस है यहां पे। फिर यहां से सपोर्ट लेके ये ऊपर जाएगा, तो यहां का स्टॉप लॉस आपका शिफ्ट हो जाएगा ऊपर।
तो एवरी फॉल अबोव द प्रीवियस फॉल के यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाते हुए जाना है। ऐसे अगर आप करोगे तो वो स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे प्रॉफिट देता जाएगा। स्विंग ट्रेडिंग जो सिखाते हैं कई जगह पे बहुत 15-20 हजार रुपये सॉरी देते हैं। सॉरी डिस्टर्ब करतोय, मला नाही समजले ऍक्च्युली. हाँ हाँ सांगतो ना मी. तो यहाँ पे यही कंसेप्ट सिखाया जाता है। सिर्फ अगर आप ये सिर्फ जान लेते हो कि यहाँ पे बाय कैसे करना है और सेल कैसे करना है तो आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे प्रॉफिट कमा सकते हो। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं तो आपको एक समझ में आएगा। चलो ये क्या है, निफ्टी है। टाटा मोटर्स ले लेते हैं। देखो अभी टाटा मोटर्स लिया है तो हम जरा शॉर्ट टर्म के मैक्सिमम जो देखना है ना, अगर मैक्सिमम आप टाइम फ्रेम लेते हो तो अच्छे खासे आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो ये टाइम फ्रेम मैंने लिया है। जब आप इसको थोड़ा सा मैं देखो अभी जब भी ये फॉल आ गया उसके बाद जब ऊपर उठने लगा, ऊपर ऊपर आने लगा, टाटा मोटर्स काफी लोगों का प्यारा है इसलिए वो ले लिया मैंने। तो ये जब भी फॉल आया, यहां से फॉल आ रहा है, हमेशा ये होता है। और एक चीज, जब भी फॉल आता है तो बीच बीच में थोड़ा सा वहां पे राइज आ जाता है कि अरे हाँ फॉल आ गया, उसके बाद थोड़ा सा वो ऊपर आने लगा है, फिर अभी बाय करे क्या। कई लोगों का होता है नहीं नहीं आता वरती जाइल, अभी ऊपर जाएगा तो अभी बाय कर लेते हैं। तो एंट्री भी कहां करना है, अगर प्रीवियस आपका फॉल दिख रहा है, ये अगर ये प्रीवियस आपको यहां पे फॉल दिख रहा है, राइट, और उसके बाद मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है, तो ये जाते वक्त आपको जब भी मार्केट बॉटम में आएगा नीचे, ये फॉल है ना, देखो ये सीधा नहीं है, यहां से मार्केट आया फिर ऊपर आ गया, फिर नीचे आया है, फिर ऊपर आया है, फिर नीचे आके ये ऊपर आके यहां पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर नीचे फिर ऊपर। देखो ये ऐसा करते करते फिर मार्केट ऊपर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहां पे आपको करना क्या है, ये कंसेप्ट ध्यान दे दो, ये अगर समझा ना तो आपका कहीं पे भी आप ये यूज कर सकते हो। जब भी मार्केट गिरता है नीचे 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 आता है तो जहां पे वो लोअर हाई बनाता है, ये देखो ये एक लोअर हाई है, उसके बाद ये लोअर हाई है, और उसके बाद ये एक लोअर हाई है। तो जब भी कोई भी स्टॉक अगर ये लोअर हाई नीचे आके ऊपर प्रीवियस लोअर हाई ब्रेक करके अपसाइड में जाने लगा ना, और जब वो ब्रेकआउट देके ऊपर जाएगा तो वहां से वो स्टॉक ऊपर भागेगा। तो अगर मैंने ये एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन अगर मैं निकालता हूं यहां से, तो देखो ये अगर हॉरिजॉन्टल लाइन देखा मैंने और इसका प्रीवियस हाई जो है वो उसने ब्रेक करके ऊपर जाने लगा, फिर एक उसने डाउनसाइड का मुंह दिया है, और डाउनसाइड आने के बाद उसने सपोर्ट कहां लिया है, प्रीवियस हाई के यहां पे। प्रीवियस जो लोअर हाई था, नीचे गिरता है ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर उसने डायरेक्शन चेंज किया, उसके बाद प्रीवियस हाई वो जब तोड़ के ऊपर आया है, फिर नीचे आने के बाद वो सपोर्ट कहां ले रहा है, प्रीवियस हाई के यहां पे जहां अटका था। उसके बाद देखो ये प्राइस ऊपर जा रही है। तो यहां पे अगर आपने सपोर्ट आने के बाद एंट्री लिया और नीचे जो भी आपका प्रीवियस लो रहेगा वहां पे आप स्टॉप लॉस रखो, और फिर आपके स्टॉक्स देखो आप जो है आपका ऊपर ऊपर जाता ही रहेगा। तो आपने अगर सपोज दैट यहाँ पे 75 74 के यहाँ पे आपने बाय किया है, फिर ऊपर आया है, फिर एक फेज कंसोलिडेशन का फेज है, ये
पूरा, अगर वो कंसोलिडेशन फेज ब्रेक कर दिया उसने, तो उसके बाद जो मूवमेंट दिया है मार्केट ने, वो एक अच्छा खासा मूवमेंट वापस, देखो ये, फिर आपका अगर ये ब्रेक होने के बाद देखो कहीं पे भी आपने देखा तो आपको फिर ये मूवमेंट आ गया, देखो 74 का अगर आपने लिया, फिर यहाँ पे एक डाउन मारा है, फिर ऊपर आया है, ऊपर आने के बाद अभी नीचे जा रहा है मार्केट, तो नीचे आया है तो आपका एग्जिट पॉइंट कहाँ है, 98 को 97, ये जो पॉइंट है, देखो ये लोअर हाई पकड़ा मैंने, तो जब ये ब्रेक करेगा तो उसके बाद आपको क्या होना है, एग्जिट होना है, और एग्जिट होने के बाद वापस जब भी ये लोअर है वो ब्रेक करके ऊपर आएगा, फिर आप एंट्री ले लो। अभी देखो यहाँ पे एंट्री लेने के बाद वो आया है नीचे, कहाँ, ये लोअर जो भी लो है इसके यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया है, अभी यहीं पे खेल रहा है, तो वो नीचे आया नहीं है। मैंने यहाँ पे कॉल दिया था कहीं 104 का वगैरह लास्ट मंथ में टाटा मोटर्स का, और वो 120 के यहाँ पे जाके वापस आया, और अभी ये कंसोलिडेशन फेज में कंसोलिडेट हो रहा है। वो जब भी, अभी सिंपल है, टाटा मोटर्स में अभी एंट्री कहाँ लेना है आप लोगों को, देखो जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा तब तक आपको यहाँ पे क्या करना है, एंट्री लेना नहीं है। तो ये आता कहाँ है, 112 के ऊपर, सिंपल, प्रीवियस जो हाई है वो सारे आपके है रेजिस्टेंस, और देखो कहीं पे भी यहाँ पे आया है, नीचे वापस आया, 112 के यहाँ पे आया, वापस मार्केट नीचे आ रहा है, ऊपर गया है, वापस यहाँ से नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये एक 112 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो 112 अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो आप ये शॉर्ट टर्म के लिए सोच सकते हो। तो पहला क्या है, 119 का उसका टारगेट, उसके बाद देखो नीचे देखना का, वापस पीछे देखो, यहाँ पे पीछे के साइड में कहाँ वो कंसोलिडेट हुआ है, रजिस्टर ऊपर जाके नीचे आया है, वो अगर आपने यहाँ का हाई का जो है वो अगर मार्क कर दिया आपने, तो आपको मिलेगा आपका फर्स्ट टारगेट 129, ये आपका रहेगा टारगेट। और यही अगर आप टाइम फ्रेम चेंज करते हैं तो आपको एक क्या हो जाता है कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको मिल जाएगा, ये अप्स एंड डाउन जो भी रेजिस्टेंस सपोर्ट्स है वो चेंज हो जाते हैं। ठीक परशुराम एक क्वेश्चन है। है। हाँ? हाँ विक्रम, ये तो मेथड हो गया कि बाइंग एट रेजिस्टेंस हो गया ना, बाइंग एट सपोर्ट करना चाहिए ना हमें आइडल सिनेरियो में। मैंने ये- कब बोला कि बाइंग एट रेजिस्टेंस, नहीं नहीं मे भी आपने गलत ये जो सुना। नहीं ठीक है, मैंने जो समझा वो, अभी हाँ, देखो 98 पे सपोर्ट ले रहा है और 112 पे रेजिस्टेंस है उसको, करेक्ट, बराबर है। हाँ आपने बताया कि 112 के ऊपर बाय करना है, हाँ, मतलब 112 तो मतलब रेजिस्टेंस हो देखो, गया ना, तो हाँ, रेजिस्टेंस तोड़ने के, बट हाँ व्हेन अगर रेजिस्टेंस टूट गए तो रेजिस्टेंस बिकम अ सपोर्ट, यहाँ पे ये ओके जो फेज है ये कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे 100 से लेके 112, और ये जब भी ब्रेकआउट देगा तब वो ऊपर जाएगा अच्छा खासा, सही है, क्योंकि आई गॉट इट। यहाँ अभी पे मेरा एक कंसोलिडेशन फेज है, वो कंसोलिडेट हो गया। देखो कोई भी प्राइस आप जब भी खरीदेंगे ना, वो कभी भी डायरेक्टली ऊपर नहीं जाता, वो कहीं ना कहीं थोड़ा गॉट इट खेलता है, एक्यूमुलेशन होता है, फिर ऊपर जाएगा। अगर नीचे गिरना गॉट है इट तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके बाद वो नीचे आएगा। एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जब तक नहीं होता तब तक कोई भी शेयर ये आपको मूवमेंट नहीं देगा। अभी रिसेंटली लास्ट वीक के जो मैंने शॉर्ट टर्म वाले लोगों को बताया था कि 650 के ऊपर सिप्ला बहुत अच्छा खासा हमें मूवमेंट दे देगा। तो देखो ये एक 650 के यहाँ का कंसोलिडेशन फेज है उसका, ये यहाँ पे, तो ये करीब करीब उसने देखो 15-20 दिन निकाला यहाँ पे, और परसों के दिन जो 650 तोड़ा तो डायरेक्ट 695 तक गया वो, तो एक ही दिन में 5-6% का आपको वहां पे मूवमेंट मिला। लोगों का हमेशा क्या हो जाता है कि वो बाय कहाँ पे करते हैं, ऊपर आया ना रेजिस्टेंस के यहाँ पे, उनको लगता है अरे ये तो क्या अभी ऊपर जाएगा, ले लो यहाँ पे, ब्रेकआउट होने तक रुको। एक दिन वो ब्रेकआउट मतलब यहाँ पे जो
एक दिन उसने ऊपर आया, वो थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे कि 650 352, कई लोगों ने पूछा मुझे कि अभी बाय करना है, मैं बोला रहने दो, एक आधा दिन वो वहां पे उसको क्लोजिंग मिलने दो, ये हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंसेप्ट क्लियर है? अभी देखो एग्जिट और एंट्री पॉइंट आपको बताता हूँ। एक क्वेश्चन है परशुराम, हाँ सॉरी सॉरी, आई एम डिस्टर्बिंग यू, बट आई एम रियली सॉरी। मुझे क्लियर करना है मेरा सवाल। बोलो बोलो ये बोलो। है कि सो फार आई हैव अंडरस्टूड द चार्ट्स एज पर माय नॉलेज कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, जब सपोर्ट बनता है तो एक बार अगर रेजिस्टेंस तोड़ा, हाँ, तो कम से कम एक बार तो वो सपोर्ट चेक करने के लिए तो वापस स्टॉक वो रेंज में आता है। तो आएगा लेट्स ना, से फॉर एग्जांपल इन इन आएगा इन आएगा। सिप्ला, हाँ, राइट, अभी 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 सिप्ला का एग्जांपल लेते हैं। तो अभी सिप्ला का आपने बताया था 650 का, हाँ, अभी तो 650 का अगर 650 के ऊपर मतलब 651 652 के ऊपर अगर एंट्री ले ली, हाँ, तो फिर फर्स्ट टाइम मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा? 500 एंड मुझे ठीक से दिख नहीं रहा है, 500 समथिंग, जो नीचे का सपोर्ट है जहां पे कंसोलिडेशन फेज का बॉटम है वहां पे, बराबर ना? ये यहाँ पे आपका हाँ, सपोर्ट स्टॉप आ लॉस जाएगा रहेगा 630 के लेवल पे। 630 के लेवल पे, और 20 रुपए का स्टॉप लॉस हो जाएगा। करेक्ट। तो देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि 630 वापस एक बार टेस्ट करे। 630 नहीं, फर्स्ट 650 टाइम, टेस्ट कर सकता है वो, हाँ, किया तो 650, अदर हाँ, नहीं करेगा। हाँ, नहीं सही है। मेरा मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि अगर कभी कभी भी ब्रेकआउट मिलता है ना, तो ब्रेकआउट मिलने के बाद जो प्रीवियस सपोर्ट है वो नियर फ्यूचर में एक बार तो कम से कम टेस्ट होता है। ये हाँ मेरा हो नॉलेज सकता बोलता है, है, हो इसलिए मैंने ये जाएगा। सवाल पूछा। यस यस हो हाँ, सकता तो है। फिर, हाँ, तो यही क्वेश्चन है, मतलब यही प्रॉब्लम होता है कि एंट्री लेने के बाद अगर स्टॉप लॉस हम लोग रखते हैं तो वो देर इज एन हाई पॉसिबिलिटी कि वो स्टॉप लॉस हिट हो जाए, नहीं हाँ, होता। क्योंकि वो होता क्या अगर, है कि आपका आई डोंट नो कैसा स्टडी है, जब भी वो ब्रेकआउट देता है और मार्केट जब ऊपर जाता है ना, तो नीचे आने के बाद उतना नीचे सडनली कभी नहीं आता। या फिर ओके, जो भी अभी भी देखो इन्फोसिस ने, मैंने लास्ट टाइम वीकली एनालिसिस में भी दिया था कि 740 ब्रेकआउट होने के बाद वो अच्छा खासा ऊपर जाएगा। हाँ हाँ, 740 होने के बाद 911 तक गया ऊपर। यस 900 पे आया, बस वो ना 100 रुपए 200 रुपए अगर शॉर्ट टर्म में मिल गए आपको। 1625 पे मैंने ब्रेकआउट पे आपको रिलायंस दिया था, जो 1900 क्रॉस बराबर है, कर दिया उसने। राइट है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज वो है कि वो आएगा, ठीक है, आया तो आया ना, पर तब तक मैं अगर प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ ना, सिंपल चीज है ना, सही है। वो अगर कहीं ना कहीं इन फ्यूचर आएगा, कभी आएगा तब देखा जाएगा ना। अभी के लिए प्रॉफिट मिल रहा है, मैंने इसलिए तो बोला आप लोगों की 5% 10% अगर मिल रहा है ना, तो वो बुक कर लो, फाइंड अनदर स्टॉक विच विल गिव 5 to 10%। लोग यही होता है ना, छोटे छोटे प्रॉफिट ना बुक करने में ऐसा उनको शर्म आती है। दे लुक फॉर अ बिग अमाउंट, और छोटे छोटे चीजों से ही बड़े अमाउंट्स बनते हैं, ये लोग देखते नहीं। सही है, बहुत सही है, सही, सिंपल है। आई एग्री टू दिस स्टेटमेंट। मैंने कई बार बताया है, अगर मंथली आप सिर्फ 4% का भी टारगेट रखते हो, तो आप ईयरली 60% कमा सकते हो मार्केट से। बट हमें एक दिन में 60% चाहिए रहता है, बट 99 केस में हम 60% से ज्यादा भी लॉस ले लेते हैं, बट 4% में हम सेटिस्फाइड नहीं रहते, इसलिए दिक्कत होती है। राइट, तो यहां पे एंट्री आपने लिया है, देखो अभी मैं क्या बोल रहा हूं, जो भी आप ब्रेकआउट निकालते हो, जो भी आप ब्रेकआउट निकालते हो, तो हमेशा वो ब्रेकआउट आपको क्लोजिंग पे मिलना चाहिए। अगर आप डेली चार्ट पे ब्रेकआउट कुछ निकालते हो, तो उसका ब्रेकआउट डेली चार्ट पे मिलना चाहिए। अगर आवरली निकालते हो, तो वो आवरली पे आपको वहां पे ब्रेकआउट देना चाहिए और सस्टेन होना चाहिए एटलीस्ट 1 घंटा। और अगर स्टॉप लॉस आपका है, तो स्टॉप लॉस आपका ब्रेकआउट होना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे। अगर आवरली है, डेली है, वीकली है या मंथली, सपोज दैट मंथली लिया है आपने, आपका मंथली लिया तो मिनिमम 1 साल 2 साल का आपका टारगेट है, तो अगर वो स्टॉक नीचे आया है आपके स्टॉप लॉस के भी
डोंट एग्जिट दैट शेयर, क्योंकि मंथली उसने एग्जिट दिया नहीं है आपके स्टॉप लॉस के नीचे। जब वो स्टॉप लॉस के नीचे एग्जिट दे देगा ना, तब आपको एग्जिट होना है, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे फियर एंड ग्रीड थोड़ा सा आ जाता है, थोड़ा सा डर जाते हैं हम, ये हो जाते हैं। ये मेरे बारे में भी होता है। अभी जस्ट 10 दिन के पहले का मैं बोलता हूँ कि मैंने एक कॉल दिया था BDL, भारत डायनामिक, और 380 का मेरा स्टॉप लॉस था। वो अच्छा खासा ऊपर गया, उसके बाद नीचे आने लगा, और 2:30-3 बजे के आसपास उसने 380 ब्रेक किया और 378 377 पे आया। मैंने जिनको दिया था, जिन्होंने लिया था, वो अच्छे खासे लॉस में थे। मैं भी जब लॉस देखता है ना आदमी, तो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। तो मैंने बोला कि अभी 380 के नीचे आ गए ना, तो एग्जिट हो जाओ। तो वहां पे मैंने एक गलती किया कि वो क्लोजिंग मैंने देखा नहीं। जैसे वो 380 के नीचे गया, 377 78 पे था, तो मैंने बोल दिया कि एग्जिट हो जाओ। एग्जिट हो गए। उसके बाद वो 380 के ऊपर क्लोज हुआ उस दिन 383 पे, और दूसरे दिन वापस वो 410 420 पे गया। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग प्राइस लेना। तो ठीक है, उसमें मेरे वजह से कुछ लोगों का लॉस भी हुआ, और उसमें से एक एक्सपीरियंस भी आ गया कि कभी भी जो लेना है ना, वो क्लोजिंग बेसिस पे लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रुक जाओ, कुछ नहीं, प्राइस अगर भी फॉल हुआ, उसके नीचे गया ना, तो भी वो रिवर्सल आएगा। जब तक क्लोजिंग मिला, दूसरे दिन कुछ नहीं, सुबह भी 2-3% वो ज्यादा से ज्यादा और जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो वहां पे आप एग्जिट कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के लिए। तो डोंट वरी, इतना ज्यादा कुछ वहां पे लॉस नहीं होता। बट अगर क्लोजिंग नहीं मिला उसके नीचे, तो इसका मतलब है वो डेफिनेटली ऊपर जाएगा। स्टॉप लॉस, परशुराम ट्रेलिंग एक स्टॉप लॉस। कोल इंडियाचं एक्झाम्पल घ्या ना, मला जरा कोल इंडियाच्या चार्टवर थोडं नॉलेज द्या ना, कारण मी इन्व्हेस्टमेंट करायच्या विचारामध्ये आहे कोल इंडियामध्ये. तो आता अजून डाऊन ट्रेंड मध्येच आहे. अजून कन्सल्टेशन फेज मध्ये नाही आलाय. इथून जरी मी फॉलचा तुम्हाला घेतला, तरी हम्म. त्याचा जो ब्रेकआउट आहे, म्हणजे आता हा खाली आलेला आहे, तो तुमचा हायर हाय कुठे भेटतो? हा तुमचा हायर हाय भेटतो तुम्हाला साधारणतः 130च्या आसपास आहे. 152 च्या आसपास. 152. ओके. तर हा 150 च्या वरती जर निघाला, तर मग मात्र तुम्हाला 180 च्या आसपासचं तुम्हाला टार्गेट मिळेल. बघा, त्याच्या नंतरचा हाय कुठे आहे? इथे. त्यानंतरचा हाय म्हणजे हे तुमचे नेक्स्ट टार्गेट्स आहेत. एवढं सिंपल आहे मार्केट ऍक्च्युली. जेव्हा हाय हा तुटेल, 152 च्या वरती क्लोजिंग देईल कुठल्या दिवशी, तेव्हा तुम्ही इथं एंट्री करू शकता. आणि तुमचा खाली याचा जर बरं. इथे कुठे लो बनला, तर तो तुम्ही स्टॉप लॉस ठेवू शकता. 180 फर्स्ट अँड देन 213 हे नेक्स्ट टार्गेट असेल तुमचं. आणि आता खाली जर ओके. म्हटलात, तर तो सपोर्ट 120 च्या आसपास वगैरे त्यांनी सपोर्ट घेतला पाहिजे, जो पूर्ण बॉटम आहे खाली. अच्छा, आता पुढचा प्रश्न. मी 165 ला एंट्री घेतलेली ऑलरेडी. ओके. आणि आता मी विचारामध्ये होतो की ऍव्हरेज करावं की कोल इंडिया, कारण की त्यांच्या अजून बिझनेस एक्सपान्शनचे वगैरे बऱ्याच न्यूज आलेल्या आहेत मार्केटमध्ये. नाही, आता आणि फंडामेंटली मी नाही सांगू शकणार, पण फंडामेंटली जर तुमच्याकडे काय असेल, तर तुम्ही ऍव्हरेज करू शकता. हा, बट मग मी नेहमीपासून ऍव्हरेजिंगला मी माझा म्हणजे माहित नाही, पण मी त्या ह्याच्यात जातच नाही. कारण ऍव्हरेजिंग हा नाही, मला नेहमी नाही कळलं. प्राइस इन्क्रीज होत असताना ऍव्हरेजिंग करायचं असतं. कधी फॉल होत असताना ऍव्हरेजिंग करायचं नसतं, त्याच्यात नुकसान आपलं होत असतं. हा, प्रत्येकाचा एक्सपिरियन्स वेगळा असेल. कारण जर एखादा बरं. शेअर वाढत असेल, तर त्याच्यात मी नेहमी हॅलो, ऍड थोडं करतो. डिस्टर्ब करतो. हम्म. थोडं डिस्टर्ब करतो. परवा दिवशी मितेश पटेलचं एक सेंटेन्स वाचलं होतं मी, एक्सपायरीच्या दिवशीचं, हम्म, हम्म, की एखाद्या स्टॉकला किंवा याला तुम्ही जर तो दिसतोय डाऊन ट्रेंड आणि त्याच्यात तुम्ही ऍव्हरेज करताय, हम्म. तर त्याच्यातनं तुम्ही 0.01% सुद्धा प्रॉफिट कमवणं मुश्किल होतं नंतर मुश्किल नंतर. होतं, तर मुश्किल होतं. ऍव्हरेज करणं हे डेंजरस आहे. हार्मफुल आहे. हा, हार्मफुल, येस नक्की येस. हार्मफुल आहे ना. आता एक एक सिंपल आहे. 100 ला प्राइस घेतलीये तुम्ही, आणि तो 80 ला आला,
तर तुमचं मनाचं समाधान असतं की अरे मी ॲव्हरेज केलं तर 90 माझं बाईंग प्राइस होईल, 10 रुपये वर गेला ना तरी माझं ब्रेक इव्हन पॉईंटला येईल. बट सपोज दॅट 100ला तुम्ही 1000 क्वांटिटी घेतलेली आहे आणि 80 क्वांटिटीला तुम्ही परत 1000 क्वांटिटी घेणार आहात, तर त्यावेळेस हे बघत नाही तुम्ही की समजा अजून 5 रुपये खाली आला तर माझी रिस्क ही डबल होतीये ना. बरोबर आहे. ते सगळे विचार करताना फक्त मला एवढं पैसे मिळतील हाच विचार करतात. बट नो वन थिंक अबाउट इफ इट गो अगेन्स्ट मी देन माय लॉस विल बी डबल. त्यासाठी आयडिया वगैरे चांगले share होते. येस. असं म्हणजे पर्सनली असं म्हणतो मी. हा मी करूया आपण. त्याच्यामध्ये म्हणजे असं काय हां. उद्याच्या सेशनला आहे मी उद्याच्या बऱ्याचशा गोष्टी नाही म्हणजे तुम्हाला ऍक्च्युली काय झालं हे होतं, करेन. मी एक म्हणजे एक डिस्कस आयडिया मी बाय केला होता हम्म. 32-33 ला. तो इतका पडला की 3 रुपयापर्यंत आला तो. राईट. मी आणि 3 तेव्हा रुपयाला काढून टाकला. मी 3 रुपये नाही काढला. हम्म. 3 रुपयाला मी त्याच्या 5000 क्वांटिटी बाय केल्या. हम्म. म्हणजे माझा ऍव्हरेज इतका छान झाला आणि मी तो 10.5 11 आला होता ना, तेव्हा सगळं विकून टाकलं. म्हणजे मी ओके सुटलो त्याच्यातनं. म्हणजे एक पैसा पण अडकला नाही. नाही येतं म्हणजे म्हणजे कसं होतं एक बऱ्याचदा हां. होतं पण आपल्याकडे तेवढे पेशन्स पाहिजे थांबणं हे करणं खूप साऱ्या गोष्टी आहेत याच्यामध्ये शेअर मार्केटमध्ये मार्केटला कसं होतं सगळ्या गोष्टी वरून चांगल्या दिसतात बट ऍक्च्युअल ट्रेडिंगच्या वेळेसच मात्र सगळ्या गोष्टी बिघडतात जेव्हा मी आपण जॅन पैसे फेब मध्ये टाकतो हे त्याच्यामध्ये करतो 165 ला इन्व्हेस्ट केलंय जॅन फेब मध्ये. ठीक आहे. तर त्यानंतर मी त्याकडे बघितलंही नाही. इनफॅक्ट तुम्ही ज्या ब्रोकर कडनं हे केलेलं ना स्टॉक घेतलेला आहे त्याच्याकडे ते ह्याचं अग्रीमेंट पाठवलं पण नाहीये. मला दिसत पण नाही काय चाललंय काय नाही चाललंय. मी फक्त प्राइस बघतोय. ओके नो प्रॉब्लेम बरं अजून कोणाला काही आहे या शॉर्ट टर्म लॉंग टर्म साठी डाऊट्स वगैरे मला काय म्हणायचंय, हॅलो सर बोला ना सर. सर, मला काय म्हणायचंय, रिस्क रिवॉर्डला फेवरेबल ट्रेड कुठला घेतला जाईल? म्हणजे आपल्याला रिस्क रिवॉर्ड म्हणजे आपल्या फेवर मध्ये असेल. इसमें हॅलो, हा सचिन सर रिपीट करता का मला थोडं कळलं नाही रिस्क रिवॉर्डचं काहीतरी. मला ना रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल ट्रेड म्हणजे आपण जो बाय करतो किंवा सेल करतो हम्म. ते आपल्या फेवरेबल असलेलं कसं ओळखता येईल की आपल्याला म्हणजे रिस्क कमी आणि रिवॉर्ड जास्त? नाही याच्यात मिनिमम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड तुम्ही ठेवायचा सर्वात महत्वाचं ते आहे आणि दुसरं असं आहे की रिस्क कॅल्क्युलेट करताना हे नेहमी तुमच्या कॅपिटलवर करायचं